नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वीडियो में हमारे पास वाक्य और वाक्य से संबंधित उसके अंग, उसके घटक, उसके तत्व जो अनिवार्य वगैरह होते हैं उनके बारे में यहाँ पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले वाक्य की बात करें तो वाक्य होता क्या है, उसकी परिभाषा आपके सामने कि पदों का जो व्यवस्थित समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देने की शक्ति रखता है वो वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर उसका सार्थक होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने शब्दों का एक समूह तो इकट्ठा कर दिया लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है तो वो आपका वाक्य की श्रेणी में उसका मतलब आप उसको नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो पदों का व्यवस्थित समूह तो होगा। पद आपने पढ़े होंगे। शब्द स्वतंत्र रूप से, जब कोई शब्द होता है स्वतंत्र तो वो शब्द कहलाता है। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वो आपका पद कहलाता है। और पद के भेद अगर आपने पढ़े हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय 5 भेद मिलते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर है कि पदों का कोई व्यवस्थित समूह होना चाहिए जो पूर्ण अर्थ देने की शक्ति रखता है, वो वाक्य कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास है वाक्य। तो वाक्य के मुख्य रूप से आपका यहाँ पर पहले वाक्य के अंगों की बात करते हैं। 2 अंग हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। वो 2 कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपके पास यहाँ पर है उद्देश्य। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम उद्देश्य में क्या सोचते हैं कि जैसे माना हमने एक वाक्य देखा कि राम भोजन खाएगा, राम भोजन करेगा, राम स्कूल जाएगा, राम दौड़ता है, इस तरीके से। तो वहाँ पर हमें लगता है यार उद्देश्य तो राम का खाना खाना है, विद्यालय जाना है या फिर दौड़ना है, तो हम इसको गलत कर देते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उद्देश्य में सबसे पहली चीज़ कि वाक्य में अगर क्रिया हो रही है तो वहाँ पर कर्ता उद्देश्य का काम करेगा। अगर कार्य नहीं हो रहा है, जैसे माना मोहन स्कूल जाता है तो स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। मोहन वहां पर करता है तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। लेकिन अगर वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है तो तब आपको यहां पर यह चीज देखनी है कि जिस पद के बारे में वर्णन किया जाए, वर्णन दिया जाए, जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जैसे माना देहरादून सुंदर नगर है, अब वहां पर क्रिया तो हो नहीं रही है तो वहां पर बात अब किसकी की जा रही है? देहरादून के बारे में वर्णन दिया जा रहा है। तो देहरादून पद में क्या हो जाता है? उद्देश्य। और दूसरा भेद हमें यहां पर इसका दूसरा अंग मिलता है विधेय। वैसे तो अगर आपको एक भेद मिल गया, एक अंग मिल गया तो बाकी बचा दूसरा विधेय ही होगा क्योंकि केवल 2 ही अंग होते हैं। फिर भी इसको समझेंगे। जैसे हम यहाँ पर कर्ता वाला देखा था, अगर वाक्य में क्रिया हो रही है तो कर्म प्लस क्रिया विधेय हो जाएगा। वो भी कर्म प्लस क्रिया सकर्मक क्रिया वाला है। अगर अकर्मक क्रिया है तो तब केवल केवल क्रिया किसका काम करेगी? विधेय का। जैसे माना हमने क्या बोला था? मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है, मोहन का विद्यालय जाना, मोहन तो इसमें आ गया था, विद्यालय जाता है या मोहन जाता है। अब वहां पर कर्म तो कुछ है नहीं तो जाता है किसका रूप हो जाएगा? विधेय का। अगर कर्म जोड़ें, मोहन खाना खाता है, क्या खाता है? खाना। खाना वहां पर कर्म हो जाएगा, कर्म, और खाता है क्रिया, वो दोनों मिलकर विधेय का वहां पर निर्धारण करेंगे। या फिर क्रिया नहीं हो रही है तो जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाए, हमने कहा था कि देहरादून सुंदर नगर है तो देहरादून के बारे में बात की जा रही थी तो वो था तो देहरादून पद है उद्देश्य। और देहरादून के बारे में क्या बात की जा रही है? देहरादून उद्देश्य था। उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? सुंदर नगर है तो वो सुंदर नगर क्या हो जाता है? आपका विधेय यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर वाक्य हमारे पास है। जैसे पहले रमेश ने फल खाया। अब आपको पता है कि वहां पर कार्य हो रहा है फल खाने का। यहां पर रमेश से कर्ता के बारे में हमने सीधे सीधे क्या लिखा हुआ? कर्ता तो हो जाएगा उद्देश्य। और हाँ, कारक चिन्ह उसी के साथ आ जाएंगे। दूसरा है फल खाया। फल यहां पर हो जाता है आपका क्या? कर्म। और खाना यहां पर हो जाता है आपका यहां पर क्या? क्रिया। तो कर्म प्लस क्रिया हमने किसमें? वैसे तो आपको उद्देश्य अगर एक अंग मिल गया तो दूसरा ही तो बचा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? विधेय। रीना खाना बनाकर बाजार गई। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? या कार्य कौन कर रहा है? रीना। तो रीना फिर से हो जाएगा आपका उद्देश्य। और जो कुछ है फिर खाना बनाकर बाजार गई, आगे देखेंगे कि ये खाना बनाकर क्या है, यहां पर और भी चीजें क्या है, जब इसके थोड़ा सा विस्तार के बारे में देखें। लेकिन फिलहाल एक पद है उद्देश्य, बाकी बचा दूसरा पूरा का पूरा हिस्सा। रीना के बारे में जानकारी देना ना, खाना बनाकर, रीना क्या? खाना बनाकर बाजार गई, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। ऐसे ही गणेश दौड़ता है, फिर से यहां पर गणेश क्या है? कार्य कर रहा है तो करता है, करता यानी उद्देश्य हो जाएगा। और दौड़ता है, उस गणेश के बारे में यह बताया जा रहा है, दौड़ता है अकर्मक क्रिया है तो केवल केवल क्रिया किसका काम करेगी? विधेय का।
न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई। अब हमने यहाँ पर कई बार देखा, कई बार बोलोगे यार दोषी, यहाँ पर क्या दोषी की बात की जा रही है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? न्यायाधीश ने। ये वाला पद यहाँ पर किसका काम कर रहा है? उद्देश्य का। और न्यायाधीश के बारे में क्या बात की जा रही है कि उसने दोषी को सजा सुनाई। जो दोषी को सजा सुनाई वाला हिस्सा है ना, वो विधेय हो जाएगा। अगला देखो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। अभी तक यहां पर क्या था? कर्ता की प्रधानता वाली चीजें आपने पढ़ी हैं वाच्य वगैरह में, तो यहां पर कर्ता की प्रधानता थी, तो हम विशेष रूप से कर्ता की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां से कर्ता को हटा देता हूं, ये बोलता कि दोषी को सजा सुनाई, पता नहीं चल रहा किसने सुनाई, तो हम उसके बारे में बात करें जिसने सुनाई। लेकिन जब वो वाक्य कर्मवाच्य के फॉर्म में आ गया, यह पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तब हम प्रेमचंद की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम उस पुस्तक की बात कर रहे हैं, यह पुस्तक। तब ये दोनों मिलकर वहां पर उद्देश्य कहलाएंगे। और उस पुस्तक के बारे में क्या बताया जा रहा है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ये हो जाएगा विधेय। समझे इन दोनों चीजों को? कर्ता की प्रधानता होगी तो उस स्थिति में वो कर्ता क्या होगा? उद्देश्य। और कर्ता की प्रधानता नहीं होगी तब वो वहां पर जिस कर्म के बारे में, क्योंकि कर्म की प्रधानता वहां पर हो जहां पर कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सामान्यतः एक पहचानने के लिए था, जब कभी इस तरीके से आ जाए कि यह पुस्तक प्रेमचंद। अब हम प्रेमचंद के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अब हम उस पुस्तक के बारे में। अगर मैं यहां से प्रेमचंद को हटा भी दूं, यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, लिखी तो गई है ना, तो वहां पर पुस्तक की प्रधानता है, तो इसलिए वहां पर ये हो जाएगा क्या? उद्देश्य। और इस समय ये कर्ता इस फॉर्म में क्या आ जाएगा? विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। ध्यान से इसको समझना। अगले हमारे पास यहां पर एक कंडीशन छोटी सी मिलती है कि उद्देश्य के बारे में दी गई जानकारी उद्देश्य का विस्तार कहलाती है, तथा विधेय के बारे में दी गई जानकारी विधेय का विस्तार कहलाती है। अगर आप लोग कभी आरओ एआरओ की तैयारी कर लो या फिर आप करोगे कभी, तो वहां पर मेंस में थोड़ा सा ये चीजें आती हैं। आपका प्रासंगिक और अप्रासंगिक वाक्य वगैरह थोड़ा सा वहां पर एक टॉपिक आता है, 5 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है? तो आगे भी पढ़ेंगे इसका अनिवार्य अच्छी घटक में, लेकिन यहां पर भी देखो कि क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें, ध्यान से समझना इन चीजों को। पहला वाक्य, समुद्र में तैरने वाला जहाज गहरे पानी में डूब गया। क्या इसमें क्रिया हो रही है? बिल्कुल। कौन सी हो रही है? डूब जाने की। लेकिन कौन डूब रहा है? जहाज। जहाज के बारे में बात करें, केवल और केवल ये पद है आपका उद्देश्य। दूसरा है, जहाज के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? डूब गया, ये हो जाएगा विधेय। लेकिन यहां पर जो ये हिस्सा है, ये क्या है? ये जो हिस्सा है समुद्र में तैरने वाला, ये कहीं ना कहीं इस जहाज के बारे में जानकारी दे रहा है, जहाज की जानकारी दे रहा है, जहाज के बारे में विस्तृत जानकारी, उसका विस्तार बता रहा है कि कौन सा जहाज? समुद्र में तैरने वाला। तो ये उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। और ऐसे ही जहाज डूब गया, लेकिन कैसे, कहां, कब, क्यों? गहरे पानी में। ये गहरे पानी में उसके डूब जाने के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये विधेय है ना, डूब जाना विधेय का विस्तार कहलाता है। अभी मैंने बताया प्रासंगिक अप्रासंगिक। इस वाक्य में हमारे काम की चीजें केवल यही तो है, जहाज डूब गया, खत्म। उसके बारे में जो भी जानकारी उसको हटाओ, बिल्कुल। लेकिन ये तब की बात हो रही जब थोड़ा सा डीप में आए, जब ये विस्तार आए, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। अगर कभी वाक्य में आपको केवल विस्तार नहीं पूछा जाए, केवल उद्देश्य और विधेय पूछा जाए, तब यहां से लेकर शुरू वाला ये पूरा हिस्सा, तब ये पूरा हिस्सा जहाज के लिए प्रयोग हो रहा है ना, ये पूरा हिस्सा उद्देश्य है, और इसके बाद ये पूरा हिस्सा क्या है? विधेय है। लेकिन अभी मैं इसको बता रहा हूं कि विधेय का विस्तार और उद्देश्य का विस्तार क्या होगा, तब हमें वो 4 भागों में बांट के वहां पर देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सभी में, किसी में एक होगा, नहीं होगा, इस तरीके से देखेंगे। दूसरा है, प्रतियोगिता में दौड़ने वाला घोड़ा कम अंतर से हार गया। फिर से इस वाक्य में अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं वहां पर घोड़ा की, और क्या? हार गया। घोड़ा हार गया, बात कर रहे हैं घोड़े की। घोड़ा यहां पर आपका क्या हो जाएगा? घोड़ा है उद्देश्य। इसके बारे में क्या बात हो रही है कि वो हार गया, ये हो जाएगा विधेय। लेकिन घोड़ा कौन? उस घोड़े के बारे में जानकारी है, प्रतियोगिता में दौड़ने वाला। ये प्रतियोगिता में दौड़ने वाला फिर से क्या हो जाएगा? घोड़ा, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रहा है, तो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। और हार गया, लेकिन कैसे? देखो, कम अंतर से, ये कम अंतर से हार गया की जानकारी दे रहा है। हार गया विधेय है, विधेय के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये भी आपका विधेय का विस्तार हो जाता है। ऐसे ही तीसरे में देखिए, लंका का राजा रावण सभी राक्षसों में से विद्वान था। हम बात किसकी कर रहे हैं? रावण की, है ना? रावण की बात कर रहे हैं, तो रावण तो हो गया उद्देश्य। अब रावण के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि रावण विद्वान था। विद्वान था हो जाएगा आपका यहां पर क्या? विधेय।
लेकिन फिर से वही, जब हम अलग अलग चार चीजों को देखें तो लंका का राजा, ये रावण के बारे में अतिरिक्त जानकारी है, तो ये वाला हिस्सा रावण यानी उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और इसी तरीके से विद्वान था, लेकिन कितना, सभी राक्षसों में से ये जो है इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, विद्वान था विधेय है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से विधेय का विस्तार। लास्ट वाला देखिए, रीना की बहन मीना प्रतिदिन दौड़कर विद्यालय जाती है। अब हमारे पास यहां पर क्रिया कौन कर रहा है, मीना। मीना विद्यालय जाती है, यही तो चीजें हैं। मीना हो जाएगा उद्देश्य और विद्यालय जाती है हो जाएगा विधेय। लेकिन मीना कौन, रीना की बहन। ये इस मीना के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। समझे। और ऐसे ही विद्यालय जाती है, लेकिन कब, कैसे, प्रतिदिन दौड़कर जाती है, विधेय के बारे में जानकारी, तो ये भी विधेय का विस्तार। ये तब की बात करी जब चार चीजें हों। अगर दो चीजें हों तो हमारे पास सीधे सीधे है कि समुद्र में तैरने वाला जहाज उद्देश्य, गहरे पानी में डूब गया विधेय, प्रतियोगिता में दौड़ने वाला घोड़ा उद्देश्य, कम अंतर से हार गया विधेय, लंका का राजा रावण उद्देश्य, सभी राक्षसों में से विद्वान था विधेय, रीना की बहन मीना उद्देश्य, प्रतिदिन दौड़कर विद्यालय जाती है विधेय। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसे आएंगी, तो जो जानकारी होगी वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन अगर वहां पर देखो थोड़ा सा चीजें कभी कभार पता क्या हो जाती हैं, जैसे आप बोलो कि देहरादून सुंदर नगर है, आपने कहा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सुंदर नगर है, वहां पर कंफ्यूजन में मत रहना कि उत्तराखंड की बात की जा रही है, नहीं, देहरादून सुंदर नगर कौन है, देहरादून, तो देहरादून की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड की राजधानी वो उसका विस्तार के रूप में, और वो एक साथ आ जाता अगर केवल 2 अंक की बात की जाए, मैं ये बता चुका हूं। अगला यहां पर देखिए, यहां पर वाक्य के घटकों की बात की जाती है कि वाक्य में घटक कौन कौन से होते हैं, मुख्य घटक क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे यहां पे घटकों की बात करेंगे तो घटक वही होते हैं जो वाक्य में आपका प्रयोग होते हैं। घटक का मतलब कोई पद आप बोल सकते हो, जैसे आपका संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण का प्रविशेषण, क्रिया की विशेषता, मतलब विशेषता हो जाएगी क्रिया विशेषण, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि वाक्य निर्माण के लिए कम से कम कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। अतः वाक्य के न्यूनतम अनिवार्य घटक, कम से कम अनिवार्य घटक एक वाक्य निर्माण के लिए कर्ता और क्रिया होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि अगर माना मैं कोई वाक्य बनाऊं छोटा सा, किसने बोला छोटा सा वाक्य बनाओ सबसे कम, जिसमें कम से कम शब्द जुड़ सके। मैं बोलूंगा मोहन गया, मोहन क्या है, कर्ता, कार्य कर रहा है ना, मोहन क्या है, कर्ता, गया क्या है, क्रिया, केवल 2 का प्रयोग करके वाक्य बन गया। इससे कम कभी नहीं हो सकता वाक्य, ध्यान रखना। तो कभी क्वेश्चन आए कि कम से कम घटक, तो कर्ता और क्रिया हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आवश्यकता के अनुसार आपका यहां पर जो घटक आते हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। अनिवार्यता के आधार पर वाक्य के घटक 2 होते हैं। पहला ध्यान रखना, अनिवार्य घटक। अनिवार्य आपको पता है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिसका होना आवश्यक है। वाक्य में जिन घटकों के न होने से वाक्य अधूरा रह जाता है, यानी वाक्य में इनका होना पूरा जरूरी है। ये आपका एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। आपने अभी जैसा हमने देखा ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बहुत सारे मिलकर हो सकते हैं। ऐसे ही यहां पर दूसरा है ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक घटक होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जिनको प्रयोग कर सकते हैं। आपने शायद साइंस पढ़ी होगी, वहां पर ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां मिलती हैं। अनैच्छिक जिनको हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और ऐच्छिक जिनको हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा। यहां पर देखिए ऐच्छिक में कि जिन घटकों से वाक्य का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, परंतु इनकी अनुपस्थिति से वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अधूरा नहीं माना जाता। यानी क्या होगा कि वाक्य में कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए कुछ घटकों को वहां पर जोड़ा गया, लेकिन अगर हम उनको नहीं भी जोड़ते तो वाक्य जो है आपका व्याकरणिक दृष्टि से अधूरा तब भी नहीं माना जाता, तब भी वाक्य सही माना जाता है। और जैसे मैं अभी आर की बात करी ना, तो वो चीज यहां पर ध्यान रखना कैसे कैसे होगा। यहां पर देखो, माना जैसे आपके पास कुछ यहां पर एग्जाम्पल है। पहला वाला है कि अगली गली में रहने वाला रमेश मेरा मित्र है। सबसे पहले इसमें से कुछ एक ऐसा हिस्सा ढूंढो जिसमें आपको क्या दिया हो, ऐसा हिस्सा कि जिसमें आपको बताया गया हो, मतलब जो वाक्य में अर्थ देने के लिए आवश्यक है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं वाक्य में से केवल इतना हटा दूं, मैं कहूं यहां पर आपका कि रमेश मेरा मित्र है, मैं अगर इसको वाक्य में से हटा दूं तो क्या वाक्य पूरा बनेगा? अगली गली में रहने वाला, क्या पता ही नहीं चल रहा है।
लेकिन मैंने अगर केवल इतना बोला रमेश मेरा मित्र है, तो ये आपका पूरा वाक्य देगा। यानी यहां पर क्या है, जो रमेश मेरा मित्र है इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो यह है आपका अनिवार्य घटक। और दूसरा आता है ऐच्छिक घटक, अगली गली में रहने वाला। अब यहां पर क्या है, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर माना मैं इसको हटा दूंगा तो क्या वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन होगा? तब भी जब ये था रमेश तब भी मेरा मित्र था, और अगर इसको हटा दूं तब भी रमेश मेरा मित्र है, अर्थ पूरा मिल रहा है। लेकिन ये हिस्सा कर क्या रहा है, ये हिस्सा इस रमेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, उस वाक्य के अर्थ को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा है कि अगली गली में रहने वाला वही रमेश, रमेश बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन स्पष्ट जानकारी दे रहा है, तो ये आपका ऐच्छिक हो जाएगा। इसको हम रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। दूसरा है मेरा सबसे छोटा बेटा जो केवल 3 वर्ष का है पढ़ना सीख गया। अब अगर मैं इस वाक्य में से अगर केवल वो चीज छांटूं जो अनिवार्य है, तो मेरे पास अनिवार्य घटक केवल कौन से हैं? मेरा सबसे छोटा बेटा पढ़ना सीख गया है। तो आपको ऐच्छिक घटक अगर पहचानने हैं, अलग करने हैं, तो वहां पर वाक्य केवल इतना बन जाएगा, मेरा सबसे छोटा बेटा पढ़ना सीख गया। तो ये दोनों मिलकर क्या है, ये दोनों अनिवार्य हैं। लेकिन अगर मैं इतना इसको हटा दूं या रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने ये रखा है कि मेरा सबसे छोटा बेटा जो केवल 3 वर्ष का है पढ़ना सीख गया, तब भी मेरा बेटा पढ़ना सीख गया, और इसको हटा दूं तब भी वो पढ़ना सीख गया, अर्थ वही मिल रहा है। लेकिन कौन सा बेटा, बेटे और भी हो सकते हैं, तो ये उसके लिए अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। लेकिन इसको अगर हटा भी देंगे तो वाक्य में कोई पूरा यहां पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, ऐच्छिक है। समझ रहे हो, ये ऐच्छिक है, ये अनिवार्य है। वे सारे लोग जिन्हें मैं जानता था चले गए। अब यहां पर देखिए, वे जो काम की चीजें हैं वो है वे सारे लोग चले गए। केवल इतने जो ये घटक है ना, ये और ये आपका यहां पर क्या हो जाएंगे, अनिवार्य घटक, क्योंकि इसको हम हटा नहीं सकते। और जिन्हें मैं जानता था, ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ये यहां पर ऐच्छिक घटक हो जाता है। अगला है वह व्यक्ति जिसने सामान चुराया था पकड़ा गया। अगर मैं यहां पर केवल ये देखूं कि मेरे काम की चीजें क्या हैं, तो यह है वह व्यक्ति पकड़ा गया। यानी इनको मैं हटा नहीं सकता। अगर मैं ये बोलूं कि वह व्यक्ति जिसने सामान चुराया था, इसको हटा दूं, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। या मैं बोलूं कि जिसने सामान चुराया था पकड़ा गया, जिसने सामान किसने, वह व्यक्ति, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, फिर से अनिवार्य घटक, इनको हम हटा नहीं सकते। ये व्यक्ति पकड़ा तो गया, लेकिन कौन व्यक्ति, जिसने सामान चुराया था, ये उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो ये फिर से आपका यहां पर क्या हो जाता है, ऐच्छिक घटक हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो इसका वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जो आता है ना आरो में प्रासंगिक वाक्य, उसमें से हमें ये आपका अनावश्यक ये ऐच्छिक घटकों को हटाना पड़ता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार इनको हटाते हैं। हमें तो केवल अर्थ वाला वाक्य चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपने समझा होगा इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं आपका यहां पर, अब आते हैं कि वाक्य के अनिवार्य तत्व। आपने पढ़ा होगा कि पेपर में आ भी चुका है अनिवार्य तत्व। 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, योग्यता, निकटता, अन्वय। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पहली बात हमारे पास पहला आता है सार्थकता। सार्थकता क्या है कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। सार्थक मतलब सा मतलब सहित, अर्थ मतलब अर्थ के सहित होना चाहिए। यानी वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हुए, जितने भी पद प्रयोग हुए, उन सब के पास एक अर्थ देने की योग्यता, अर्थ होना उनका चाहिए। और ऐसे योग्यता भी उससे जुड़ा हुआ है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि हर वाक्य के पास, हर शब्द, जो वाक्य में जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनके पास योग्यता होनी चाहिए एक अर्थ देने की। और यहां पर क्या देखो, प्रसंग के अनुसार ये जोड़ा गया। प्रसंग के अनुसार मतलब कि कई सारे आपने अनेकार्थक शब्द पढ़े होंगे कि अलग अलग परिस्थिति में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो मतलब प्रसंग के अनुसार, वहां पर प्रसंग कैसा है, वहां पर वो अर्थ, वो शब्द किस रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पर देखी जाएंगी। लेकिन वहां पर हर शब्द के पास एक योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा आती है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, कि वाक्य में कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मतलब आपने कई सारे वाक्य पढ़े होंगे, शायद आपने जब सकर्मक अकर्मक हमने देखा तो वहां पर हमने एक संभावना वाला कंडीशन देखी थी सकर्मक में। माना मैंने कहा कि शीला खाना, जैसे मैंने कहा शीला खा रही है, तो कहीं ना कहीं इस वाक्य में एक चीज मिसिंग है। शीला खा रही है, लेकिन क्या खा रही है, एक इच्छा है वहां पर उसको जानने की कि जो वो खा रही है, वो वाक्य पूरा नहीं माना जाता। वैसे वहां पर होना चाहिए था शीला आम खा रही है, या कुछ भी आप कर्म जोड़ो तो वो क्रिया तब वहां पर क्या है, तब वहां पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। तो वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई प्रश्न नहीं बचा होना चाहिए।
निकटता, बोलते समय व लिखते समय वाक्य के शब्दों में क्या होना चाहिए, परस्पर निकटता होनी चाहिए। आप लोगों के कई सारे दोस्त होंगे, कई सारे फ्रेंड्स होंगे आपका व्हाट्सएप वगैरह पे, वहां पर मैसेज किया जाता है, आप कहाँ गए थे, कल का क्या विचार है ना। तो ये क्या ये वाक्य माने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वाक्य बनाने के लिए उसके साथ निकटता होनी आवश्यक है, वो वाक्य होगा तब जाके वो वाक्य कहलाएगा। तो ये आवश्यक तत्व है। पदक्रम, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अब आपको पता है कि पद तो बहुत सारे वाक्य आपने बना लिए, शब्द मिला लिए। आपने कहा कि मोहन जाता है बाजार, क्या ये वाक्य सही माना जाएगा? माना तो सामने वाला चलो माना समझ भी गया, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है। मोहन जाता है बाजार नहीं होगा, मोहन बाजार जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्या है, वहां पर पदक्रम सही होना चाहिए। लास्ट है अन्वय, और अन्वय का अर्थ है कि मेल। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। यानी अगर वहां पर क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ती है नहीं हो सकता, क्रिया पढ़ती है ना, लेकिन उसका मोहन के साथ वहां पर आपका जो संज्ञा है उसके लिंग वचन के साथ उसका संबंध कैसा है, वो अच्छा संबंध मतलब एक ठीक संबंध होना चाहिए, सही संबंध होना चाहिए। अगर आप ये बोलो कि मोहन नींद से उठती है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मोहन नींद से उठता है, वो सही, उसका संबंध क्या है क्रिया के साथ। आपने अन्विति और प्रयोग पढ़े होंगे, ठीक है, कर्तृ-कर्मणि भावे वाले, वो तो केवल संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से मिलता है, सॉरी कर्ता और कर्म का क्रिया से मिलता है। और भी बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं आपके वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बाकी उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर फिर से रिवीजन हुआ होगा। मिलेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। धन्यवाद।